सो हाय गाइस, व्हाट्स अप, दिस इज मृत्युंजय पंड्या और वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। क्या हालचाल मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। ओके सो गाइस, आज हो चुकी है 10/10/21 यानी 10 अक्टूबर 2021 एंड मोस्टली अगर इस लेक्चर को क्लास 9th 10th 11th या 12th का बच्चा देख रहा है, ये स्ट्रेटेजी स्पेसिफिकली किसी एक क्लास के लिए नहीं है, ये क्लास 9 to 12 तक के बच्चों के लिए है। तो अगर कोई आप में से ये स्ट्रेटेजी का वीडियो आज अभी इसी वक्त देख रहा है तो गाइस ये सबके लिए एप्लीकेबल होने वाला है। तो आज के वीडियो में, आज के इस स्ट्रेटेजिकल वीडियो में मैं आपके साथ में डिस्कस करूंगा कि भाई साहब जो टर्म 1 एग्जाम्स आने वाली है इन द मंथ ऑफ नवंबर, आपको 25 डेज का टारगेट लेकर चलना है एंड इसकी मदद से आप मिनिमम 35 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो आउट ऑफ 30 मार्क्स ऑब्टेन कर सकते हो आउट ऑफ 35। हाँ, 9th-10th का थोड़ा सा सिनेरियो अलग हो सकता है, लेकिन आप भी मोटे मोटे तौर पर ये मान के चलो कि भैया हमको किसी भी तरीके से 90%, 85%, 80% तो स्कोर करना ही है। तो चलो गाइज आज का वीडियो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइज, तो देखो, अगर आप लोगों को अपने टर्म 1 के लिए प्रिपरेशन आज से स्टार्ट करनी है तो देखो 2-3 बातें तो मैं पहले बता दूं। अभी जैसे नवरात्रि चल रही है, देन दशहरा आ जाएगा, फिर आई थिंक कुछ ईद वगैरह भी बीच में आने वाली, आई डोंट नो। तो गाइस छोड़ दो ना यार प्लीज़, क्योंकि तुम्हारी तो वैसे भी हॉलीडेज चल रही थी अभी तक, तुम तो वैसे भी दिवाली दशहरा घर पे बैठ के इतने टाइम से मना ही रहे हो। तो अब ज़रा थोड़ा सा अपने पढ़ाई पर फोकस कर लो एंड डेडिकेशन के साथ आप लोगों को बैठना। इट्स माय रिक्वेस्ट कि ठीक है, दिवाली दशहरा जो भी बीच में आएगा त्यौहार मनाना है। ऐसा नहीं कर रहा हूं कि बिल्कुल नहीं मनाना है, दुनिया मना रही है, अपन बैठ के पढ़ रहे हैं। देखो वैसे भी बाहर की सिचुएशन ऐसी नहीं है कि रावण जलेगा, तुम लोग घूमने जाओगे, ये करने जाओगे, सिचुएशन वैसे भी कोई इतनी ज़्यादा कंट्रोल में नहीं है, तो हमको वैसे भी ज़्यादा बाहर निकलना नहीं है। तो क्यों ना हम घर पे बैठ के टाइम यूटिलाइज कर ले। तो अगर आप दशहरा मना भी रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा टाइम पढ़ाई के लिए निकालना ही पड़ेगा उस दिन भी। ऐसा नहीं कि 2 दिन वेस्ट कर दिए। डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये करने को तैयार हो तो ये स्ट्रेटेजी तुमको डेफिनेटली रिजल्ट देगी। लेकिन अगर नहीं, दशहरे पे घूमने जाना है, नवरात्रि में घूमने जाना है, आज गरबा खेलना है, उस दिन ईद मनानी है, आज ये करना है, आज वो करना है, तो भैया भूल जाओ। फिर 35 मार्क्स में से 15-20 मार्क्स लेके पास हो जाना और फिर स्कूल को, टीचर को, यूट्यूब चैनल वालों को ब्लेम करना कि हमको तो गंदे मार्क्स आए। समझ गए? तो डेडिकेशन इज मस्ट। तो चलो, सबसे पहली बात, बहुत सारे बच्चों को अभी तक नॉलेज ही नहीं है सिलेबस का कि भैया आ क्या रहा है, हमको पता ही नहीं कि क्या आ रहा है। भाई सबसे पहले अपने नॉलेज को बकअप करो, अपने नॉलेज को सबसे पहले यहां पर लाकर फिक्स करो, अपने माइंड को यहां पर लाकर फिक्स करो कि सामने वाला पूछने क्या वाला है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं वापस से वो सीबीएसई की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहां पर कि आपको 9, 10, 11, 12 का पूरा सिलेबस मिल जाएगा। तो टर्म 1 का सिलेबस आप लोगों को प्रॉपरली पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता, भाई पहले शुरुआत यहां से करो। सेकंड पॉइंट, सबसे पहले स्मार्ट वर्क करना सीखो, हार्ड वर्क नहीं। कुछ बच्चे क्या होते, मेरी भी स्कूल टाइम पे आदत थी, मैं लास्ट मोमेंट पे चैप्टर 1 पढ़ने बैठता था, फिर 2, फिर 3, फिर 4, लेकिन अब टाइम नहीं बचा है। वो समझो, अब टाइम नहीं बचा है। अब हमारे पास में मात्र 25 दिन बचे हैं। तो पहले मैं देख लूँ ना कौन सा चैप्टर, कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की है। जैसे क्लास 11 बायोलॉजी के अंदर शायद चैप्टर नंबर 8 और 9 जो आ रहा है वो 12 मार्क्स का है। तो समझ रहे हो, आपको वेटेज पता होना चाहिए कि कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है। क्या ये बात समझ में आ गई? इसके बाद जब आप लोगों के पास में ये दोनों चीज़ों का नॉलेज होगा तो आपके माइंड में एक पिक्चर क्लियर होने लगेगी कि यार अगर मैं क्लास 12th में केमिस्ट्री का सिर्फ पी ब्लॉक एलिमेंट पढ़ लेता हूं तो भाई साहब 10 नंबर तो वहीं से आ गए, 35 में से 10 नंबर तो वहीं से आ गए। तो क्यों ना मैं पी ब्लॉक ठीक से पढ़ लूं, अच्छे तरीके से पढ़ लूं, मैक्सिमम टाइम उसको दे दूं। अंडरस्टैंडिंग द पॉइंट विच आई एम ट्राइंग टू से, गुड। उसके बाद एक स्केड्यूल बनाना होगा भाई साहब। बिना स्केड्यूल के तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर आप रैंडमली उठ रहे हो, रैंडमली सो रहे हो, मोबाइल चला रहे हो, इंस्टाग्राम चला रहे हो, ट्विटर चला रहे हो, फेसबुक चला रहे हो, स्नैप पर स्नैप्स बना रहे हो, भाई साहब नहीं हो पाएगा। एक स्केड्यूल में काम करना पड़ेगा। मैं एक बहुत अच्छा एक इंटरव्यू देख रहा था,
आई थिंक एक इंदौर का, आई थिंक वो बंदा है, वो चाय वाले के नाम से बहुत फेमस हुआ है। उसने बहुत अच्छा एक पॉइंट बोला था कि अगर तुम्हें घर बनाना है और तुम्हारे पास में पैसा नहीं है तो भी थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा करके पहले दिन रेती लाके डाल दो, थोड़ा सा और पैसा इकट्ठा करके सरिया डाल दो। जिस दिन 3-4 आइटम तुम घर बनाने के घर पे लाके रख दोगे ना, दिमाग में दिन रात यही चलेगा कि अब मेरे को और मेहनत करनी है, सीमेंट लाना है, और मेहनत करनी है, ईंट लाना है, और मेहनत करनी है, ठेकेदार लाना है, और मेहनत करनी है, पेंट करना है, ये दिमाग में चलता रहेगा। तो शुरुआत तो करो, लेकिन तुम्हारे पास में स्केड्यूल ही नहीं होगा तो तुम कहाँ से शुरुआत करोगे? बस घर वाले 2-4 बार फ्लाइंग चप्पल रिसीव करवा देंगे, गाली वाली बक देंगे, और हमको भी थोड़ा सा अंदर से गिल्ट महसूस होगा कि एग्जाम आने वाली है, पढ़ लेता हूं। लेकिन बिना स्केड्यूल के कुछ नहीं हो पाएगा। तो एक प्रॉपर स्केड्यूल होना चाहिए। अब यहां पर प्रॉपर स्केड्यूल में मॉर्निंग, आफ्टरनून और इवनिंग क्या है सर? देखो, मेरा ऐसा मानना होता है कि जब इंसान सुबह सुबह उठता है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, जब आप सुबह सुबह उठते हो तो नहा धो के प्रॉपरली आप उस समय थोड़ा सा डल, थोड़ा सा लेथार्जिक फील कर सकते हो। तो मेरा ऐसा मानना है कि एक ऐसा सब्जेक्ट जो ना तो आपको बहुत ज़्यादा टफ लगता हो और ना तो बहुत ज़्यादा, जिसको बोलना चाहिए, मीडियम लगता हो, मतलब कि इजी चैप्टर, जो बिल्कुल इजी लगता हो, जो सब्जेक्ट आपके लिए एकदम इजी है, उसको मॉर्निंग में पढ़ डालो। उठे हैं, नहा रहे हैं, धो रहे हैं, घर में सब थोड़ा सा हाहाकार मचा हुआ है, कहीं खाना बन रहा है, कुछ हो रहा है, इजी सब्जेक्ट पढ़ लो क्योंकि उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुमको वो अच्छा लगता है। देन आफ्टरनून में टफ सब्जेक्ट रखो, आफ्टरनून में थोड़ा टफ सब्जेक्ट रखो ना। इस टफ सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग एक बात देखो कि जब आप ये टफ सब्जेक्ट रखोगे, दोपहर में नींद आने लगेगी लंच वंच करके, तो ये जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, ये आपके लंच के पहले का रखना। ये जो टाइम पीरियड है ये आपके लंच के पहले का रखना, क्योंकि लंच करने के बाद तो हम लोग सांड नहीं, क्या हो जाते हैं, वो हिपोपोटेमस हो जाते हैं कि खाना खा के तो ऐसे सोते हैं, ऐसा आलस चढ़ता है कि मैं क्या बताऊं। तो आफ्टरनून के पहले वाले पीरियड में रखना। देन खा पी के सो जाओ, उठो और शाम के समय में एक बार इस टफ सब्जेक्ट को रिवाइज कर लो, क्योंकि भैया टफ सब्जेक्ट ही परसेंटेज बिगाड़ता है। और फिर आपको जो टॉपिक मीडियम लगता है, जो चैप्टर आपको, जो सब्जेक्ट आपको मॉडरेट लगता है, जैसे यूजुअली ऐसा केमिस्ट्री के साथ होता है, वो शाम को रख लो। तो ये आपको बनाना है। मैं आपको आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट बताना चाहूंगा। ये मैं एक मैट्रिक सिस्टम हमेशा बच्चों को बनवाता हूं। ये एक प्लानर होता है। जैसे मान लो आपको मैथमेटिक्स का एक प्लानर बनाना है, तो आपने सबसे पहले मैथ्स का सिलेबस देख लिया, सिलेबस में आपने वेटेज देख लिया। अब आपने देखा कि यार मैथ्स में ऐसा टॉपिक, ऐसा चैप्टर कौन सा है जो बहुत ज़्यादा टफ है लेकिन बहुत ज़्यादा शॉर्ट है। तो पहले आप उसको यहां पर लिस्ट कर लो कि सर ये चैप्टर, ये चैप्टर और ये चैप्टर टफ तो है लेकिन छोटे हैं। अब चैप्टर बहुत ही इजी है, लल्लू चप्पू है और शॉर्ट भी है, उनको यहां पर लिस्ट कर लो। फिर जो चैप्टर टफ है और लेंदी है उसको यहां पर लिस्ट कर लो, और जो चैप्टर इजी भी है और लेंदी भी है उसको यहां पर लिस्ट कर लो। मेरे हिसाब से टर्म वन में अप्रोक्सीमेटली अगर किसी भी सब्जेक्ट को देखा जाए तो 7 से 9 चैप्टर्स आ रहे होंगे, इजंट इट? अच्छा, सिलेबस में भी रिडक्शन देखा गया है। मुझे जहां तक याद आ रहा है कि थोड़ा थोड़ा रिडक्शन है सिलेबस में, तो मैंने जो लिंक पेस्ट करी है सब उसको ध्यान से देख लेना। अब शुरुआत कहां से करोगे? ऑब्वियसली जो चैप्टर ईजी हो, जो चैप्टर शॉर्ट है, सबसे पहली प्रायोरिटी पर आप इसको निपटा लो। कितना दिन लगेगा? मान लो 2 चैप्टर है, 1 दिन में निपटा लो, 1 दिन में निपट जाएगा। 1 दिन में, चलो ठीक है, ज्यादा लग रहा है 1 दिन, चलो 2 दिन ले लो इसमें। फिर सेकंड प्रायोरिटी इसको दे दो, जो इजी भी है लेकिन लेंदी भी है, 4 दिन इसको दे दो। फिर जो टफ है लेकिन शॉर्ट है, थर्ड प्रायोरिटी इसको दे दो, थर्ड प्रायोरिटी इसको दे दो। मान लो इसमें तुम्हारे 4 और 2 6, मान लो इसमें 6 दिन लग गए। जो टफ भी और लेंदी भी है उसको 4th प्रायोरिटी पर रखो, क्योंकि क्या टफ भी और लेंदी भी है, दिमाग में नया नया रहेगा तो एग्जाम के पहले आपको इजीनेस हो जाएगी। इसमें 10 दिन दे दो, तो कितने हो गए? 6 और 4 10 और 2 12 और 10 22 डेज। 22 डेज में आपका काम खत्म हो जाएगा। उसके बाद के
आपको पढ़ना कैसे सर? चलो स्केड्यूल बना लिया, प्लानर बना लिया, पढ़ना कैसे भाई? एनसीईआरटी पर फोकस करो, लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ो। बायो वाले बच्चों की मजे है, केमिस्ट्री वाले बच्चों की मजे है, मैथ्स वाले बच्चे लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ेंगे लेकिन मैथ्स की बुक सॉल्व तो करेंगे, मैथ्स की बुक सॉल्व करो। और उसके अलावा फिजिक्स वाले बच्चे बिल्कुल फिजिक्स की बुक सॉल्व करो, क्वेश्चन लगाओ, लाइन बाय लाइन चलो, तो ये बहुत बढ़िया स्ट्रेटेजी हो जाएगी। देन उसके बाद सर आपने जो प्लानर में बताया कि 22 डेज में हमारा काम खत्म हो रहा है, बाकी के 3 दिन का हम क्या करेंगे? PYQs एंड सैंपल पेपर लगाओ, PYQs एंड सैंपल पेपर लगाओ इन द लास्ट 3 डेज। आखिरी के 3 दिन में आप PYQs और सैंपल पेपर लगाओ। सर सैंपल पेपर तो मार्केट में आए नहीं, नहीं गलत आ चुके हैं सर। PYQs मार्केट में नहीं आए क्योंकि तो पहली बार हो रहा है। तो मेरे को एक बात बताओ, इमेजिन करो केमिस्ट्री में आप प्लैंक्स क्वांटम नंबर या प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पर आप एक काम कर रहे हो। स्कूल में नॉर्मली जो क्वेश्चन आता था वो न्यूमेरिकल आता था कि भाई फ्रीक्वेंसी ये दे रखी है, लैम्डा ये दे रखा है, तो बताओ उस फोटोन की एनर्जी क्या होगी। क्वेश्चन अभी भी वही आएगा। पहले तुमको पूरा आंसर लिख के कॉपी वाले को देना पड़ता था, अब तुमको सिर्फ वो जो लास्ट में आंसर आ रहा है उसको राइट करना है। भाई मैथ्स में मान लो तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री आ गया, लेट्स टेक एन एग्जांपल, ट्रिग्नोमेट्री आ गया तो तुम ट्रिग्नोमेट्री से थीटा, टेन थीटा, इसका थीटा, उसका थीटा, सबका थीटा लगा के क्वेश्चन लिख के सॉल्व करते थे। अब पूरा सॉल्व कर लो और राइट आंसर मिला के उसको मैच कर दो, कोई पैटर्न नहीं बदला है, सवाल वही आएंगे, लिख लो सवाल वही रहेंगे, मेरी गारंटी, सवाल वही रहेंगे। पैटर्न बदलने का ये मतलब नहीं है कि सवाल बदल जाएंगे। अबे स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पूछा जाएगा ना, क्यों संस्कृत का कुछ अहम तुहम कुहम कर लेगा? नहीं, जो सवाल पिछले बार आ चुके हैं, जो सवाल सैंपल पेपर में, वही इर्द गिर्द कहानी घूमेगी। कुछ भी घबराने वाली बात नहीं है, जो पूछा जाता था, जैसा पूछा जाता था वही आएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर वुड्स रिएक्शन आती थी तो वुड्स ही आएगी, बस वुड्स पहले तुम पूरी लिखते थे, अब वुड्स का जो प्रोडक्ट बन रहा है वो तुम्हें राइट लगाना है। अबे आसान हो गया, ये तो आसान हो गया, समझो, घबराने की कोई बात नहीं है। आपके नोट्स पर आपको भरोसा होना चाहिए। और भाई साहब डेडिकेशन का तो मैं क्या बोलूं, जब तक डेडिकेशन नहीं होगा, जब तक ये चीज नहीं होगी, इस मार्क्स को भूल जाओ। जब तक डेडिकेशन के साथ काम नहीं करोगे इतने मार्क्स नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर आप डेडिकेटेड हो तो फिर ये सब चीजें आप बड़े आराम से फॉलो कर लोगे। तो गाइज आई होप आपको ये सारी बातें समझ में आ गई। नाउ गाइज लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो बच्चा ऑथेंटिक ग्रेविटी सर्कल का स्टूडेंट है, जो बच्चा अपनी 11th 12th और 10th की केमिस्ट्री के लिए ग्रेविटी सर्कल का स्टूडेंट है, एक प्रॉपर सच्चा ग्रेविटियन है। गाइस आप लोगों को पता है क्लास 11th के लिए आरंभ बैच चल रहा है, क्लास 12th के लिए GC 3.0 चल रहा है। अब अगर मान लीजिए मैं कुछ प्रॉब्लम में चल रहा हूं, मैं रेगुलर वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं, तो सर क्या आपने हमारा भरोसा तोड़ा? जी नहीं। मेरे सेशन 2021 के जो वीडियोस हैं, दे आर अमेजिंग, दे आर मोर देन अमेजिंग, दे आर बेस्ट फॉर जेई ऑल्सो, दे आर बेस्ट फॉर नीट ऑल्सो। इतना बढ़िया एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आए हैविंग अ डाउट कि शायद किसी और ने भी पढ़ाया हो। तो गाइस आपके टर्म 1 के सिलेबस के हिसाब से क्लास 10th का स्टूडेंट, 11th का स्टूडेंट और 12th का स्टूडेंट, आप लोगों के लिए मैं लिंक अपने हर चैप्टर की प्लेलिस्ट में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रहा हूं। जो चैप्टर मैंने ऑलरेडी आरंभ में और GC 3.0 में पढ़ा दिए हैं, मैं उसकी लिस्ट भी डाल दूंगा। और उसके अलावा आपके सिलेबस को देखते हुए जो चैप्टर बच रहे हैं, मैं उसकी लिस्ट प्रीवियस ईयर वाली भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मैं पढ़ाता तो रहूंगा, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा। अभी जैसे कि क्लास 12 का हेलो एल्केन हेलोरिन खत्म होने वाला है तो मैं अल्कोहल फिनॉल पे जंप मारूंगा, मैं पी ब्लॉक कराऊंगा। लेकिन जैसे 11 का केमिकल बॉन्डिंग तक हम पहुंचे हैं, आपको स्टेट्स ऑफ मैटर भी आ रहा है, तो उसका लिंक आपको, उसका प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आता है, अगर मेरी टेक्निक समझ में आती है, तो वो लेक्चर इस बार वाले से बेटर है, क्योंकि पिछले साल में बेटर स्टेट ऑफ माइंड में था। इस बार तो शायद कुछ माइनर मिस्टेक कर रहा हूँ, पिछली बार तो अमेजिंग तरीके से पढ़ाया था।
तो कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है दूर दूर तक। तो चलो गाइज, आई होप आपको ये स्ट्रेटेजी वाली वीडियो समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। हर एक चीज़ प्रॉपरली फॉलो करना है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्या प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो मुझे लिख के बताओ, मैं कोशिश करूंगा उसको सॉल्व करने की। तो आज का लेक्चर, आज का वीडियो, आज की टॉक यहीं खत्म करते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस, बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट। मैं तुम्हारे साथ हूं बच्चा लोग।